देखो यार, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परटर्बेशन थ्योरी। और सीएसआर, नेट, जेआरएफ और गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर का आराम से ये कवर करता है सीएसआर नेट में। टाइम, इसमें देखो 2 केस है हमारे पास। टाइम इंडिपेंडेंट, ये जो सीरीज है ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा परटर्बेशन थ्योरी, उसके बाद में देखेंगे क्या डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया हुआ है हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जुलाई से पहले, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब देखो परटर्बेशन थ्योरी में 3 हमारे पास टॉपिक है। एक है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। जो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है उसमें 2 केस है, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट। और जो टाइम डिपेंडेंट है उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है उसमें जो परटर्बेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, परटर्बेशन को हम कह सकते हैं स्मॉल डिस्टर्बेंस। स्मॉल डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस कैसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, मान लो सन है और सन के चारों ओर अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये आराम से मूव कर रही है अपना, कोई इसको दिक्कत नहीं है, आराम से, और सर्कल ऑर्बिट में काफ़ी सालों से रिवॉल्व कर रही है, लाखों करोड़ों सालों से रिवॉल्व कर रही है। तो क्या होता है यहाँ पे, मान लो कोई एस्ट्रॉयड आता है, वो इससे टकरा जाता है, इसे टकरा जाता है। टकराने के बाद इसको थोड़ा सा इफेक्ट होता है, इसका जो मोशन है थोड़ा सा अपने पाथ से हटता है और वो थोड़ा जिगजैग मोशन में थोड़ी देर मूव करेगी, फिर वो अपने पाथ में दोबारा आ जाएगी। यदि जो एस्ट्रॉयड टकराया है इसे, जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसके इंटरेक्शन से। ये जो एक्चुअल में इंटरेक्शन लग रहा था इसके बीच में, कौन सा इंटरेक्शन था? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन था, इस इंटरेक्शन की वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा लार्ज है और हम जो डिस्टर्बेंस दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको, मान लो इसको पकड़ के हमने हिला दिया थोड़ा सा, मान लो कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है। ठीक है, या कोई पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है आराम से, ऐसे भी समझ सकते हो तुम। जैसे इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो ये पेंडुलम है हमारे पास और ये पेंडुलम आराम से ओसिलेट कर रहा है अपना। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से ओसिलेट कर रहा है। इस पेंडुलम को हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा हिला दिया इसको पकड़ के। ठीक है, इसको डिस्टर्ब कर दिया तो इसके जो मोशन है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, इसके एनर्जी में इफेक्ट पड़ेगा, इसके जो एनर्जी लेवल्स है, इन सन और अर्थ का जो एनर्जी लेवल है। ठीक है, जैसे हम मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ एक बार। ठीक, हाइड्रोजन एटम में क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और आराम से रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है रिवॉल्व करने में। हमने क्या किया, इसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, या बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उस डिस्टर्बेंस को ही हम परटर्बेशन कहेंगे। ठीक है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, इसकी जो एनर्जी लेवल्स है और इसकी जो वेव फंक्शन है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम एनर्जी लेवल कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको आइगन वैल्यू कह देते हैं हम किसी भी सिस्टम की, क्वांटम सिस्टम की, और हम उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन मतलब जो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने बताया पहले क्वांटम मैकेनिक्स यदि तुमने बेसिक्स पढ़ी। वेव फंक्शन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किन किन पर्टिकुलर स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो क्वांटिटी, एनर्जी लेवल और वेव फंक्शन, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने का मतलब उसकी जो एनर्जी स्टेट, एनर्जी आइगन वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, उसका वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। दिस इज परटर्बेशन। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा हमने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने जो सिंपल केस पढ़ा है, सबसे सिंपल केस कौन सा पढ़ा है हमने? इन्फिनाइट वेल, इन्फिनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स, या इन्फिनाइट वेल भी कह देते हैं, या वन डायमेंशनल बॉक्स भी कह देते हैं। ये पढ़ा है हमने। वन डायमेंशन बॉक्स क्या है हमारे पास? वन डायमेंशन बॉक्स में हमारे पास मान लो इस टाइप का हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटिव है, यहाँ इन्फिनिटिव है, इस पोटेंशियल के बीच में कहीं ना कहीं पार्टिकल है। यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ इन्फिनिटिव पोटेंशियल है, यहाँ इन्फिनिटिव पोटेंशियल है, मतलब जो पार्टिकल अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब हमने क्या किया, हल्का से इसको डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस है।
हल्का से इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हमें पता थे, ठीक है। जो इसकी स्टेट थी वो क्या थी, √2 बाय, मान लो इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो a है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है, √2 बाय a साइन n पाई x बाय a, ठीक है, ये थी। और जो एनर्जी थी वो थी En = n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m a², ये इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज थी, ठीक है। अब ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, इसे, ये हमारे पास अनपर्टर्ब आइगन फंक्शन था और ये थी अनपर्टर्ब एनर्जी, ठीक है, जब इसमें कोई भी परटर्बेशन नहीं थी। इस टाइप की परटर्बेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो वन डायमेंशन बॉक्स को पहले तो तुम्हें एग्जांपल क्लियर होना चाहिए, वन डायमेंशन बॉक्स का मतलब क्या एक्चुअल में, फिर हम परटर्बेशन को समझ पाएंगे। देखो वन डायमेंशन बॉक्स का यहाँ पे मतलब है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और ये फिक्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये भी फिक्स है, दोनों फिक्स है, ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स है, हमने इनको फिक्स कर रखा है, ये हिल नहीं सकते यहाँ से, कितना भी जोर लगा लो ये हिलेंगे नहीं यहाँ से। इनके बीच में एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन इट इज़ बाउंड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो प्रोटॉन है ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता, ये सिर्फ बाउंड है मूव करने के लिए इस एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो केस हो सकता है इसे हम कह सकते हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, वन डायमेंशनल इन्फिनिटी पोटेंशियल, ठीक है, ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इधर जाएगा तो भी रिपल्शन फेस करेगा, इधर जाएगा तो भी रिपल्शन फेस करेगा, जैसे जैसे इधर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे वो इस चार्ज के पास पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ेगी, जैसे ही इस चार्ज के पास पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल। अब इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी इस टाइप की है पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन हम आइडियल केस ले लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा यदि हम जनरल यही केस लेके चलें, तो इसको थोड़ा सा आइडियल केस लेते हैं, तो हम इसको एकदम स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल टाइप का बना देते हैं, ऐसा नहीं रखते इसको हम, ऐसा रखेंगे तो मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको एकदम आइडियल बना देते हैं। आइडियल बना देते हैं तो जो एनर्जी आएगी वो भी अप्रोक्सीमेट एनर्जी आएगी, हमारे पास एग्जैक्ट एनर्जी नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट एनर्जी होगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने केस ही आइडियल लिया है ना। यदि हम पर्टिकुलर इसी केस की बात करें, ये तो हमारा हाइपोथेटिकल केस है, एक टाइप से मान सकते हैं ये एक हाइपोथेटिकल केस है। यदि इस टाइप का पोटेंशियल होगा, उसके अंदर कोई पार्टिकल होगा, फ्री पार्टिकल, तो उसका ये वेव फंक्शन होगा और ये उसकी एनर्जी होगी, एक सेकेंड, तो ये उसका वेव फंक्शन होगा, ये एनर्जी होगी, तो ये मतलब ये एक पर्टिकुलर केस है। अब इसको पर्टर्ब करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, टाइम पे वैसे परटर्बेशन, हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा डेविएट कर दिया, ठीक है, ये डेविएट कर दिया मतलब इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट कर दी। अब इसको वैसे मत समझना सर इसको डेविएट कर दिया तो ये दूर चला जाएगा, ये वो, सर ये वापस आएगा ही नहीं यहाँ पे, बस एक इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, कोई सिस्टम है वो आराम से इजीली, मान लो पेंडुलम आराम से इजीली ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तुमने हल्का से इसको इधर धक्का दे दिया तो वो ऐसे तो मूव करता ही रहेगा, लेकिन उसके एनर्जी लेवल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, उसका वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा पेंडुलम का, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। उस डिस्टर्बेंस के लिए, उस जो हमने डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट किया, उस डिस्टर्बेंस की वजह से इसके वेव फंक्शन में क्या चेंज हुआ, इसकी एनर्जी में क्या चेंज हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब वो हम कैलकुलेट कर, या तो देखो डायरेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एनर्जी एंड वेव फंक्शन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमें जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उसके वो हमें ऐड करनी पड़ेगी श्रोडिंगर इक्वेशन में। श्रोडिंगर इक्वेशन में एक तो पहले से ही पोटेंशियल ऐड है, उसमें डिस्टर्बेंस ऐड करनी पड़ेगी, तो मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, -h² ∇² साई प्लस v साई, यहाँ पे हमें v के साथ, पोटेंशियल के साथ एक और डिस्टर्बेंस ऐड करनी पड़ेगी, लेट्स से इट इज़ फाई, डिस्टर्बेंस को हमने फाई ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी साई आएगा और यहाँ पे ई साई आएगा। इसको सोल्व करना, अब वो जो डिस्टर्बेंस है वो किस टाइप की डिस्टर्बेंस है, क्या वो इस पोटेंशियल से मैच कर रही है नहीं कर रही, वो अलग अलग टाइप की डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सोल्व करना है, इसको टीडियस हो जाएगा, मैथमेटिकली श्रोडिंगर इक्वेशन का हम यूज़ करके सोल्व करेंगे तो हमसे सोल्व नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं परटर्बेशन थ्योरी का, इसलिए इसको नाम ही परटर्बेशन थ्योरी, अप्रोक्सीमेट मेथड का हम यूज़ करते हैं परटर्बेशन थ्योरी।
श्रोडिंगर इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास में एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं परटर्बेशन थ्योरी या अप्रोक्सीमेट मेथड। अब जो अप्रोक्सीमेट मेथड से हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होंगे, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेट होंगे। लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है तो कुछ हो हमारे पास में, ठीक है। हम श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेट आ रहा है फिर भी काम चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ हो हमारे पास, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज़ किया। अब अप्रोक्सीमेट मेथड को हम कैसे यूज़ करेंगे? अब देखो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन तो यूज़ करनी ही पड़ेगी हमें। श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ कैसे करेंगे? हमने जो एक्चुअल इसका जो हैमिल्टोनियन है जिसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, एच नॉट साई एन जीरो इक्वल टू ई एन जीरो। अब यहाँ पे मैं जीरो क्यों पुट कर रहा हूँ? क्योंकि ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट और अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ये एच नॉट है हैमिल्टोनियन फॉर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, जिस पे कोई भी हमने परटर्बेशन इम्पोज नहीं की, हैमिल्टोनियन फॉर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। और जो साई एन जीरो है आइगन फंक्शन, आइगन, ये श्रोडिंगर इक्वेशन ही है यार। जब सिस्टम अनपर्टर्ब है तो उस केस में श्रोडिंगर इक्वेशन ये है हमारे पास। इसको मैंने ऊपर जीरो लगा दिया, मतलब अनपर्टर्ब हो गया वो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने डायरेक्ट हम वैसे लिख देते हैं, एच साई एन इक्वल टू ई साई एन, ई एन साई एन, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने जीरो क्यों ऊपर यहाँ पे इम्पोज किया है? जीरो इसलिए इम्पोज किया ताकि ये अनपर्टर्ब है अभी। अब इसके बाद में परटर्बेशन के बाद इसकी क्या हालत होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो साई एन जीरो है, इट इज़ द आइगन फंक्शन फॉर अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन, ठीक है। और nth स्टेट के लिए हम बात करें, n लगाए तो nth स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और ई एन जीरो है यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर अनपर्टर्ब्ड स्टेट। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है, जो वन डायमेंशन बॉक्स में पार्टिकल का वेव फंक्शन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी स्टेट्स है। साई एन को हमने क्या लिखा था? साई एन को लिखा था √2/a साइन n पाई x बाय a। अब इसको साई एन जीरो कर देंगे हम। जीरो क्यों किया? क्योंकि अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं। परटर्बेशन के बाद ये साई एन हो जाएगा, परटर्बेशन के बाद ये एक्चुअल में साई एन हो जाएगा। पहले एक्चुअल में साई एन ही लिख रहे थे हम, वो उसको साई एन, जब हम परटर्बेशन की बात ही नहीं कर रहे थे तब उसको साई एन ही लिख रहे थे। अब जब हम परटर्बेशन की बात कर रहे हैं तो इसको हमने साई एन जीरो कर दिया। इसमें तुम साई एन भी लिख सकते हो और जो परटर्बेशन के बाद तुम कुछ और नोटेशन दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जस्ट नोटेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो साई एन जीरो है यहाँ पे √2/a साइन n पाई x बाय a, दीज आर द डिफरेंट स्टेट। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये सभी स्टेट्स है पार्टिकल की इन वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है। और ये जो सभी स्टेट होगी, साई 1 साई 2 जीरो लगा देता हूँ ऊपर मैं, साई 3 जीरो, साई 4 जीरो एंड साई एन जीरो, ये जो सभी स्टेट होगी आपस में ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होगी। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले जब वन डायमेंशन बॉक्स हमने पढ़ा था, ठीक है। इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होगी। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होने का मतलब है साई एन जीरो का जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे साई एम जीरो के साथ, ये डेल्टा एम एन आएगा। इसका मतलब यदि एम की वैल्यू एन के इक्वल नहीं है तो ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। और इक्वल है तो ये 1 के इक्वल होगा। एम इक्वल टू एन है तो 1 के इक्वल होगा, एम नॉट सॉरी हाँ m इक्वल टू n है तो 1 के इक्वल होगा, m नॉट इक्वल टू n है तो ये 0 के इक्वल होगा। दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ दिस अनपर्टर्ब्ड स्टेट। बात समझ में आई? ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट मेथड हम यूज़ करेंगे परटर्बेशन थ्योरी। अभी टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यार तुम? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, क्योंकि इसमें बताने को यार बहुत कुछ है। मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता इस चीज़ पे,
क्योंकि यार इसमें डिस्कशन बहुत कुछ हो सकती है यार, आगे यहाँ भी बहुत डिस्कशन हो सकती है यार, पर मैं थोड़ा सा अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ इस जगह पर, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए जितना तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सफिशिएंट मिल जाए। ठीक है, वैसे डिस्कस करना चाहे तो यार इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अपने 3-4 घंटे लगा सकते हैं इस टॉपिक पे यदि हम डिस्कस करना चाहें। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसमें देखो हम अब क्या कर रहे हैं, हमने एक परटर्बेशन अप्रोक्सीमेट मेथड में हम क्या करेंगे, हमारा जो हैमिल्टोनियन है, एक तो है एच नॉट जो हमारा अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है, ठीक है, जो पोटेंशियल वेल है पहले से, ठीक है, जो एक पोटेंशियल वेल है V = 0, उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी, हैमिल्टोनियन क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, 0 से एक बाउंड्री के बीच में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। दिस इज द हैमिल्टोनियन फॉर फ्री स्टेट, मतलब फ्री पार्टिकल जो उस पोटेंशियल के अंदर है उसके लिए हैमिल्टोनियन। ये हैमिल्टोनियन जरूरी नहीं है हम पर्टिकुलर इसी केस की बात कर रहे हैं, ये किसी के भी लिए भी हो सकता है, चाहे हाइड्रोजन एटम की बात करो, चाहे कोई भी स्टेट बात करो, कोई भी केस लेके चलो तुम, ठीक है, सभी के लिए वैलिड है ये परटर्बेशन थ्योरी। H0 प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे हम H प्राइम, H प्राइम में यहाँ पे परटर्बेशन टर्म, दिस इज आर अप्रोक्सीमेट मेथड। और यहाँ पे जो लैम्डा होगा इसकी जो वैल्यू है वो उनसे बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, और ये जो परटर्बेशन है वो स्मॉल परटर्बेशन होगी, स्मॉल परटर्बेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज परटर्बेशन नहीं। H प्राइम की वैल्यू H0 से बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए, ये वैलिड नहीं होगा। यदि ये हो जाएगा तो सिस्टम उस जो सिस्टम की एक्चुअल जो नेचुरल प्रोसेस था, जिसमें सिस्टम पहले से था, उस सिस्टम का ही एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मान लो तुम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो पहले से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में है, और तुम उससे उससे परटर्बेशन जो तुम अप्लाई कर रहे हो वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, फिर कौन सी हम परटर्बेशन थ्योरी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए। सन है, अर्थ है, सन के चारों ओर मूव कर रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, यदि अर्थ पे तुम इतना फोर्स लगा दो कि वो सन के टच में ही ना रहे, फिर कौन सी एनर्जी लेवल्स रहेगी। अभी तो उसके पास एनर्जी लेवल्स है, अभी तो जैसे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, उसकी एक एनर्जी है पर्टिकुलर -13.6/n², वो जो बोर मॉडल से हम निकालते हैं, और उसका एक वेव फंक्शन भी है sin, और वो फिक्स वेव फंक्शन है जिसमें रेडियल कंपोनेंट है और थीटा और फाई कंपोनेंट है, वो अलग अलग है हमारे पास, आर लिखे हैं और एक्स थीटा फाई इस टर्म में हम लिख देते हैं जब हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब जब हमने इस पर परटर्बेशन अप्लाई की और परटर्बेशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा लार्ज है कि वो प्रोटॉन के टच में ही ना रहे, तो इनका एग्जिस्टेंस साई और ई एन का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना। जब इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो एच प्राइम का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, फिर परटर्बेशन किस काम की, फिर डिस्टर्बेंस, वो जो डिस्टर्बेंस है उसने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम ही जब डिस्ट्रॉय हो चुका है तब हम क्या परटर्बेशन, कहाँ परटर्बेशन लगाएं, ठीक है, कहाँ हम डिस्टर्बेंस देखें। डिस्टर्बेंस खुद ही ऐसी थी कि उसने पूरे सिस्टम को ही तबाह कर दिया, तो डिस्टर्बेंस का मतलब नहीं है कोई। डिस्टर्बेंस होनी चाहिए स्मॉल डिस्टर्बेंस, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उस पर हल्का सा हमने फोर्स लगा दिया। अब तुम मान लो ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है इस टाइप से, आराम से ऑसिलेट कर रहा है, और तुमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया है। अब पेंडुलम ही अलग है, तुम्हारा जो पेंडुलम जहाँ ऑसिलेट कर रहा था वो अलग चीज़ है, तो वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर परटर्बेशन थ्योरी कहाँ अप्लाई करोगे। तो इसलिए ये जो परटर्बेशन है एच प्राइम शुड बी वेरी स्मॉल, तभी इसका एग्जिस्टेंस रह पाएगा और तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो H को हमने लिख दिया H0 प्लस लैम्डा H प्राइम, और यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसको एक बार तुम नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। और ये जो PDF है तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना यार। एक दिक्कत आ रही है टेलीग्राम ग्रुप में, पता नहीं लिंक पता नहीं क्यों नहीं काम करा, कुछ लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं उसमें, और काफ़ी मेरे पास मैसेज आते हैं सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक काम नहीं कर रहा। पता नहीं यार, मैंने चेंज भी कर दिया, लिंक क्यों नहीं काम कर रहा। तो यार तुम डायरेक्ट टेलीग्राम पे फिजिक्स तड़का नाम से सर्च कर लिया करो, तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा चैनल, इस नाम से डायरेक्ट ही सर्च कर लिया करो टेलीग्राम पे जाके, ऊपर ही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसमें लोगो लगा होगा अपना चैनल का, जो भी लोगो है इस टाइप से, ठीक है, वहाँ ज्वाइन हो जाना। उस पर मैं तुम्हें ये जो PDF है ये सेंड कर दूंगा, क्योंकि यार हर चीज़ मैं लिखवा नहीं सकता तुम्हें। अब मैं ये चीज़ जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ और ये सब चीज़ें दे रहा हूँ,
एक लाइन टू लाइन हर चीज़ लिखवा नहीं सकता, तुम्हें ये समझाने के लिए जस्ट तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो और लेक्चर के बाद में तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में अभी गई है रिसेंट में वो चीज़ें तुम बाद में लिख सको आराम से। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो हमने परटर्ब कर दिया, हैमिल्टोनियन जब परटर्ब हो चुका है तो हमारी स्टेट भी परटर्ब हो जाएगी, हमारी एनर्जी भी परटर्ब हो जाएगी। हैमिल्टोनियन को जब हमने परटर्ब कर दिया H नॉट प्लस लैम्डा H प्राइम, ठीक है, तो हमारी जो आइगन स्टेट है वो भी हमारी परटर्ब हो जाएगी, साई एन जीरो प्लस लैम्डा साई एन वन लैम्डा स्क्वायर साई एन टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो जो साई एन वन है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन या फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, ठीक है। और जो साई एन टू है इसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर करेक्शन या सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन। और जो साई एन जीरो है वह अनपर्टर्ब जो पहले थी। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्टिव होगी स्टेट वो ये होगी, इसके लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा 1 से स्मॉल है, तो ये जो टर्म है ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मेथड, जब भी अप्रोक्सीमेट मेथड की हम बात करते हैं तो हमें सीरीज़ में रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे हम टेलर सीरीज़ की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी टर्म मिलती है, हम बाइनोमियल सीरीज़ की बात करते हैं, वो सभी अप्रोक्सीमेट मेथड है, तो वहाँ पे हमें एक सीरीज़ मिलती है और हमें जो बाद वाली टर्म होती है उनको, जो वहाँ पे सबसे इफेक्टिव टर्म होती है वो पहली टर्म होती है, और जो सेकंड टर्म होती है वो उससे थोड़ी कम इफेक्टिव होती है, थर्ड टर्म उससे भी कम इफेक्टिव होती है, से लास्ट में पहुँचते जाते हैं तो जो लास्ट वाली टर्म होती है वो जीरो होती है लगभग, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्चुअल जो टर्म है हमारे वो ये है जिसका लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद में स्मॉल टर्म ऐड करते जाते हैं। दिस इज द साई एन, अप्रोक्सीमेट मेथड है ये, ठीक है, ये याद रखना अप्रोक्सीमेट मेथड। अब देखो जितना ये टॉपिक तुम्हें समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतने इसके क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, क्वेश्चन ईजी होते हैं। इसके क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन तुम तभी सॉल्व कर पाओगे यदि तुमने आइगन वैल्यू निकालनी सीखी है, तुमने प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी है, तुमने इंटीग्रेशन करना सोल्व सीखा है, तुमने क्वांटम मैकेनिक्स मतलब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स तुमने पढ़ी है, तो इनके क्वेश्चन करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्वांटम का जो बेसिक तुमने अप्लाई किया हुआ है, मतलब क्वांटम बेसिक अप्लाई करने का मतलब तुम्हें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी आती है क्वांटम मैकेनिक्स की। कोई भी मतलब कोई भी एनर्जी ऑपरेटर, कोई भी मतलब हमारे पास में ऑपरेटर हो उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या तुम्हें स्टेट दी हो एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये सब चीज़ें तुमने कैलकुलेट की हुई है, या तुमने प्रीवियस ईयर की जो मेरी वीडियो है क्वांटम मैकेनिक्स की वो देखी है, तो तुम इसके क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये परटर्बेशन जो थ्योरी है ये टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और तुम्हें बस 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए व्हाट इज़ परटर्बेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। 20-25 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें परटर्बेशन क्लियर हो जाना चाहिए। तुम किसी को पढ़ाओगे परटर्बेशन तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअल में व्हाट इज़ परटर्बेशन, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो साई एन हो जाएगा हमारे पास ये, ऐसे ही हम ई एन को लिख सकते हैं, जो एनर्जी है वो भी परटर्ब हो जाएगी हमारी, ई एन जीरो प्लस लैम्डा ई एन वन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, लैम्डा स्क्वायर ई एन टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास इनको हमने लिख दिया। अब हमारे पास देखो क्या है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या है, एच साई एन इक्वल टू ई एन साई एन। एक्चुअल में अब ये हमारे पास, अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व नहीं कर रहे लेकिन यूज श्रोडिंगर इक्वेशन का ही कर रहे हैं, बात आई समझ में। हम यहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे जैसे हम पहले करते आए हैं। हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, उनका यूज़ किया, फिर वेव फंक्शन निकाला, फिर एनर्जी कैलकुलेट की। हम यूज़ श्रोडिंगर इक्वेशन का ही कर रहे हैं, लेकिन हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व नहीं कर रहे। हमने क्या किया, हमने मॉडिफिकेशन कर दिया वेव फंक्शन में और एनर्जी में, ठीक है, और हैमिल्टोनियन में, तीनों क्वांटिटी में। इसमें भी हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी हमने इनको परटर्ब कर दिया स्टेट को, ठीक है। इसके कुछ टर्म्स इसमें ऐड कर दी हमने। तो एच क्या हो गया हमारे पास, एच नॉट प्लस लैम्डा एच प्राइम लिख दिया। साई एन हमारे पास क्या है, साई एन जीरो है प्लस साई एन वन है हमारे पास, लैम्डा साई एन वन है प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू है। ये जस्ट डेरिवेशन है, स्मॉल डेरिवेशन है। और ई एन में हमारे पास ई एन जीरो है प्लस लैम्डा ई एन वन है, लैम्डा स्क्वायर ई एन टू है हमारे पास,
और प्लस वही सेम स्टेट हमारे पास साई एन जीरो प्लस लैम्डा साई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू, ये डेरिवेशन है। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस ना करो भी तो भी ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्डा जीरो लैम्डा वन और लैम्डा टू के जो कोफिशिएंट है उनको हमें कंपेयर करना है। जब कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा जीरो हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन साई एन जीरो। डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार मैं, कर लेना इसको, मेरा जो मेन मोटिव है तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझाना है। अब यहाँ से कंपेयर कर लेना, देखो लैम्डा जीरो का मतलब है वन के कोफिशिएंट, जो बिना लैम्डा के कोफिशिएंट है, लैम्डा की पावर जीरो मतलब वन के कोफिशिएंट तुम्हें कंपेयर करने। तो एच जीरो साई एन जीरो हो गया। अब इसको कैट वेक्टर में लिख सकते हो, और कैट ब्रा तुम्हें पता है क्या होते हैं। ठीक है, इसको कैट वेक्टर में लिख रहा हूँ मैं, साई एन जीरो ई एन जीरो साई एन जीरो। ठीक है, यहाँ पे जो साई एन जीरो अनपर्टर्ब स्टेट है। लैम्डा वन के जब कोफिशिएंट तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा एच जीरो, यहाँ से देख सकते हो एच जीरो साई एन वन प्लस एच प्राइम साई एन जीरो इक्वल टू एनर्जी वाली टर्म आएगी तुम्हारे पास ई एन जीरो साई एन वन प्लस ई एन वन साई एन जीरो। कर लोगे ना ये कैलकुलेट। देखो लैम्डा वन के कोफिशिएंट, लैम्डा के कोफिशिएंट कंपेयर करना है। एक तो ये कोफिशिएंट है, इससे मल्टीप्लाई होगा जब, और हाँ इसी साइड एक एच जीरो जब इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा एच जीरो, तो भी लैम्डा कोफिशिएंट है। यहाँ पे भी दो लैम्डा कोफिशिएंट है। ऐसे ही लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट हमें कंपेयर करने हैं। तो लैम्डा स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे एच जीरो साई एन टू, ये एक लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, प्लस एच वन साई एन वन, ये एक लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ई एन जीरो साई एन टू। इस पर ज़्यादा यार तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेरिवेशन है। ठीक है, हमें मेन मकसद हमारा फाइनल फॉर्मूले से है, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैसे आता है ये। ठीक है, साई एन वन ई एन वन साई एन वन, इसमें एक टर्म और है ई एन टू साई एन जीरो। ठीक है, ई एन टू, हाँ ठीक है साई एन जीरो। ये लैम्डा स्क्वायर के हमारे पास कोफिशिएंट होंगे। तो लैम्डा जीरो के कोफिशिएंट आगे, लैम्डा वन के कोफिशिएंट आगे। अब लैम्डा हमारे पास जस्ट एक टूल है, उस लैम्डा की हेल्प से देखो हमने कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। ठीक है, लैम्डा जीरो ये हमारे पास अनपर्टर्ब वाली, ये तो केस पहले से ही था हमारे पास। ये तो केस जब सिस्टम पर्टर्ब नहीं था तब से पहले से अवेलेबल था। ये जो दोनों केस है ये हमारे पास कब अवेलेबल हो गए, जब हमने उसको थोड़ा सा सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्बेंस के बाद है हमारे पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन को देखो हमने हिस्सों में तोड़ लिया, श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। एक तो हो गया अनपर्टर्ब के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए, लैम्डा टू के लिए। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ से हम निकालते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन का करेक्शन है, वो क्या होगा। साई एन वन हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई एन वन हमें कैलकुलेट करना है, और हमें साई एन वन हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बाद में ई एन टू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तीन टर्म है जो हमें कैलकुलेट करनी है। हमें साई एन टू कैलकुलेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन जो तुम्हारा बनेगा वो ई एन वन से बनेगा, साई एन वन से बनेगा और ई एन टू से बनेगा। एन यहाँ पे क्या है, एन है एनथ एनर्जी आइगन वैल्यू, एन है यहाँ पे एनथ एनर्जी आइगन वैल्यू। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बात समझ रहे हो। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। मतलब फर्स्ट एनर्जी आइगन वैल्यू में क्या परटर्बेशन है, सेकंड एनर्जी आइगन वैल्यू में मान लो ये एनर्जीज है पार्टिकल की, E1 E2 E3 E4 E5, इन सभी में करेक्शन होगी। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन होगी, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सभी में इफेक्ट सभी में ही पड़ेगा। उस डिस्टर्बेंस का जो हमने डिस्टर्बेंस अप्लाई किए, जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उस डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है वो सभी एनर्जीज पे पड़ेगा, जितने भी उसके एनर्जी लेवल्स है। इसलिए हम यहाँ पे ई एन लिख रहे हैं, एनथ एनर्जी आइगन वैल्यू में क्या करेक्शन है। अब एनथ का मतलब है वो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, सभी में भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इस सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ई एन वन।
EN1 हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास देखो यहाँ पे हमें इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इनर प्रोडक्ट करना पड़ेगा विद साई एन जीरो। टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इक्वेशन विद साई एन जीरो। साई एन जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको ब्रा वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, साई एन जीरो एच जीरो साई एन, फर्स्ट टर्म देखो साई एन वन, और प्लस जो सेकंड टर्म आएगी साई एन जीरो एच प्राइम, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं देख के, साई एन जीरो ई एन जीरो, तुम कर लेना अपने आप, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है जस्ट साई एन जीरो से, ई एन जीरो, ई एन तो कॉन्सेंट है, साई एन जीरो साई एन वन प्लस ई एन वन साई एन जीरो साई एन जीरो। और ये भी मैंने तुम्हें बताया, ये प्रॉपर्टी बताई है मैंने, ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, जो अनपर्टर्ब स्टेट है वो सभी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट आपस में, और एन एन सेम आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है, तो EN1 यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो हैमिल्टोनियन H नोट है एक हार्मिशियन ऑपरेटर है, एक हार्मिशियन ऑपरेटर। हार्मिशियन ऑपरेटर का मतलब है इसको तुम ब्रा वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकते हो, कैट वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तुम H नोट को चाहिए साई एन वन पे ऑपरेट करो, H नोट को तुम साई एन जीरो पे ऑपरेट करो, रिजल्ट विल बी दी सेम, क्योंकि इट इज़ एन हार्मिशियन ऑपरेटर। ये हार्मिशियन ऑपरेटर वाला तुमने यदि लेक्चर नहीं देखा तो हार्मिशियन ऑपरेटर का लेक्चर देखो, ताकि तुम्हें समझ में आया हार्मिशियन ऑपरेटर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हार्मिशियन ऑपरेटर का मतलब सिंपल बता देता हूँ, H जीरो को तुम इसी टर्म में बता देता हूँ, H जीरो को तुम यदि साई एन वन पे अप्लाई करो और H जीरो को तुम साई एन जीरो पे अप्लाई करो, रिजल्ट विल बी दी सेम। लेकिन साई एन वन पे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साई एन वन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन H जीरो को साई एन जीरो पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता है क्या आता है, ई एन जीरो आता है और साथ में साई एन जीरो, क्योंकि ये तो इसकी आइगन स्टेट है H जीरो की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एन जीरो साई एन जीरो साई एन वन। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी, और ये टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गई और राइट हैंड साइड में भी है, तो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये टर्म ऑलरेडी 1 हो चुकी है। तो EN1 क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी में जो करेक्शन आएगा हमारे पास वो आएगा साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जाम पर्पस। इसको दिमाग में रख लेना, बस इस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी। ये एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है EN1। ठीक है, अब ये क्या है, H प्राइम है हमारे पास, परटर्ब हैमिल्टोनियन, जो परटर्बेशन टर्म है हमारे पास हैमिल्टोनियन की, और साई एन जीरो है। साई एन जीरो क्या है हमारे पास, अनपर्टर्ब स्टेट। तो अनपर्टर्ब स्टेट को हम जो हमारा परटर्ब हैमिल्टोनियन है H प्राइम, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ अनपर्टर्ब स्टेट, क्योंकि तो देखो जब H प्राइम अप्लाई करने से पहले जो सिस्टम था वो साई एन जीरो स्टेट में था, ठीक, अनपर्टर्ब स्टेट में था। जैसे ही H प्राइम अप्लाई किया हमने, डिस्टर्बेंस क्रिएट की वहाँ पे, अब उसकी जो स्टेट है, उसकी जो एनर्जी है, उसमें क्या एडिशन होगा, क्या एड ऑन होगा उस एनर्जी में, वो डिपेंड करेगा हमारा जो उसकी इनिशियल स्टेट एक्चुअली क्या थी। ठीक है, उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी। अब यदि वो जो स्टेट है, यदि वो नॉर्मलाइज नहीं है, इफ साई एन जीरो इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, एक्चुअल में यदि साई एन जीरो नॉर्मलाइज नहीं है, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा साई एन जीरो एच प्राइम साई एन जीरो, नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से साई एन जीरो। ठीक है, ये हमारे पास होगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में फिट कर लो इसको अभी से ही।
ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है साई एन वन। साई एन वन कैलकुलेट करना है। साई एन वन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वही सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की करेक्शन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन को साई एम जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको साई एम जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय साई एम जीरो। ऑब्वियसली हम ब्रा वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कैट वेक्टर, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सभी जो टर्म है वो कैट वेक्टर में हमें गिवन है। तो साई एम जीरो जो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास, और ये आ जाएगा एच जीरो साई एन वन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि इसका करने का फ़ायदा नहीं है पर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद नहीं रखनी ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए। यदि कोई थ्योरी के लिए देख रहा है तो फिर वो उसे डेरिवेशन वगैरह करने होंगे। ई एन जीरो साई एम जीरो साई एन वन, ठीक है, प्लस ई एन वन साई एम जीरो साई एन जीरो, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है एम नॉट इक्वल टू एन है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। इस टर्म में एच नॉट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एम जीरो आएगा हमारे पास, ई एम जीरो आएगा साई एम जीरो, क्योंकि हमें पता है एच नॉट एक हार्मिशियन ऑपरेटर है, तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ तुम ऑपरेट करवा दो, रिजल्ट विल बी द सेम। लेकिन राइट साइड में वी कैन नॉट ऑपरेट बिकॉज वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द साई एन वन, ठीक है। तो हम कहाँ ऑपरेट करवाएंगे इसको, साई एम जीरो की तरफ, ताकि हमें रिजल्ट्स मिल जाए। साई एन वन प्लस ये है हमारे पास साई एम जीरो एच प्राइम साई एन जीरो ई एन जीरो साई एम जीरो साई एन वन। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से देखो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों टर्म एनर्जी अलग अलग है, लेकिन जो हमारी इनर प्रोडक्ट है वो सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे। यहाँ से देखो साई एम जीरो साई एन वन, इसको यदि हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो इक्वल टू साई एम जीरो एच प्राइम साई एन जीरो। इसको ये लिख सकते हैं हम, और साई एम जीरो साई एन वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई एम जीरो एच प्राइम साई एन जीरो। स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तुम्हें इसमें, ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, लेकिन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है साई एन वन। साई एन वन कैलकुलेट करना है। साई एन वन को क्या हम ये लिख सकते हैं, आई साई एन वन, ये लिख सकते हैं। आई से हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यूनिट ऑपरेटर को क्या हम ये लिख सकते हैं, जो यूनिट ऑपरेटर है हमारा, जो साई एन आई है, क्या उसको हम ये लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने डिस्कस भी की है, यदि तुमने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, एम साई एम जीरो साई एम जीरो। ये भी एक ऑपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका हम समीशन लेंगे m इक्वल टू 1 to जो भी हमारे फाइनल स्टेट है 1 to इन्फिनेटिव, जो भी हमारे जैसे हमारे पास स्टेट है ना n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो स्टेट थी साई एन जीरो वाली, रूट 2 बाई ए साइन n पाई एक्स बाई ए, n की जगह m पुट कर दिया हमने, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई एम जीरो रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। और ये जो सभी स्टेट है n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सभी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट के लिए एक प्रॉपर्टी है, ये हम प्रूफ भी किया हमने कुछ प्रॉब्लम्स में, या जब ऑपरेटर हमने डिस्कस किए थे तब भी इनको प्रूफ किया था हमने, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, जिसे हम यूनिटरी ऑपरेटर नहीं, इसको यूनिट ऑपरेटर कह देते हैं, इसको मतलब आई ऑपरेटर कह देते हैं। इसको किसी भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो उस वेव फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साई एन वन को आई की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, समीशन ऑफ एम साई एम। ये क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा।
साई एम जीरो, एक सेकेंड यार इसको मैं रब करता हूँ, साई एम जीरो और साई एन वन, और ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है साई एम जीरो साई एन वन, ये हमने यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया हुआ है। तो क्या आ जाएगा समीशन ऑफ एम साई एम जीरो एच प्राइम साई एन जीरो ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साई एम जीरो। इस टर्म की जगह हमने पुट कर दिया जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, ये वाले टर्म, तो ये साई एन वन आ गया हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। ठीक है, जो आइगन स्टेट है इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी। एम एन के इक्वल नहीं हो सकता, यदि इक्वल होता है तो ये टर्म नॉट डिफाइंड होगी क्योंकि ये नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एम शुड नॉट बी इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब इस फॉर्मूले को याद रख लेना चाहिए, कैसे भी याद रखो। और अब इस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला बहुत इजी है याद रखना, लेकिन जब तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तुम इसमें कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन वाली वीडियो को जरूर देखना, तुम इसको कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नोटेशन ही नहीं समझ आती बच्चों को। ठीक है, साई एम क्या है, साई एन क्या है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तुम्हें डायरेक्ट ये भी नहीं याद रखना पड़ेगा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, तुम डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तुम फॉर्मूला अपने आप भी याद हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत जितना तुमसे याद हो रहा है उतना कर लेना, जब क्वेश्चन करेंगे तुम्हें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम नॉट इक्वल टू एन, एच प्राइम एम एन लिख सकते हैं इसको, एच प्राइम एम एन ई एन जीरो ई एम जीरो और साई एम जीरो, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये जो जीरो जीरो है इसका मतलब है ये जो एनर्जी है कौन सी है, अनपर्टर्ब स्टेट की एनर्जी है। nth अनपर्टर्ब स्टेट की एनर्जी ई एन जीरो है, mth अनपर्टर्ब स्टेट की एनर्जी ई एम जीरो है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालना है तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट लिखेंगे सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। और ज़रूरत भी नहीं है, और एकेडमिक्स में भी ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की कैलकुलेट करने की, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। लेकिन कैलकुलेट कर सकते हो यदि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है, तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि तुम एग्ज़ाम के लिए सॉल्व कर रहे हो तो बस फॉर्मूला याद रखो, ई एन टू इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू एन, ये इससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला है लगभग, साई एम एच प्राइम साई एन जीरो, लेकिन इसका होएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, बस ये इसका फॉर्मूला है। सेकेंड ऑर्डर जो एनर्जी करेक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एच प्राइम एम एन होल स्क्वायर ई एन जीरो ई एम जीरो और एम नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। बस ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, एक ये फॉर्मूला, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट जो हमने ऊपर लिखा था ये वाला, तीन फॉर्मूले याद रखने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे इन तीन फॉर्मूले से। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम आएंगे डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी पे, इसके क्वेश्चन करेंगे जितने भी बनते हैं, फिर डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कवर करेंगे अपना टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में क्या है, जो परटर्बेशन है टाइम डिपेंडेंट होगी, उसकी वजह से जो वेव फंक्शन है, वो जो वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है टाइम के साथ, पार्टिकल के रहने की जो प्रोबेबिलिटी है टाइम के साथ, वो भी चेंज होगी। तो वहाँ पे हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, यहाँ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। ठीक है, ओके।